Hey, student, Assalamu alaikum. I am Dr. Haidar Ali Niman, Associate Professor of Pathology. Today we will start to discuss about urinary bladder inflammation. यूरिनरी ब्लैडर की जो इन्फ्लेमेशन है उसमें हम दो टाइप के केसेस देखते हैं यूजुअली एक्यूट सिस्टाइटिस एंड क्रोनिक सिस्टाइटिस. एक्यूट सिस्टाइटिस एंड क्रोनिक सिस्टाइटिस. अब इन पेशेंट को एक्यूट सिस्टाइटिस एंड क्रोनिक सिस्टाइटिस कैसे डेवलप certain ecological फैक्टर्स हैं. उन फैक्टर्स में सर्टेन बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, पैरासाइट्स हैं, वायरसेस हैं एंड सर्टेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं. बैक्टीरिया जो कि एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप करवाते हैं उनमें जो मोस्ट प्रोनाउंस सबसे कॉमन ग्रुप है दैट ग्रुप इज कोलिफॉर्म्स. कोलिफॉर्म्स में अगेन जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है that can cause acute as well as chronic cystitis, that is Escherichia coli, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के तौर पे ई कोलाई कहते हैं. जिन पेशेंट को ई कोलाई का इन्फेक्शन डेवलप होता है दिस इन्फेक्शन में बी फॉलोड बाय होने के बाद फिर दोबारा से साथ में सुपर एडिड इन पेशेंट्स को प्रोटियस, लेप्सिला एंड एंटेरोबैक्टर का इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर में डेवलप होता है. और ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को प्राइमरीली एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई का इन्फेक्शन नहीं है उनको प्राइमरीली प्रोटियस, प्राइमरीली क्लेप्सिला एंड प्राइमरीली एंटेरोबैक्टर का इन्फेक्शन डेवलप हुआ है. क्या करें? कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जो इन्फेक्शन होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन जिन पेशेंट्स को यूरिनरी ब्लैडर में डेवलप होता है ये देखा गया है कि इन पेशेंट्स को प्राइमरीली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रीनल ट्यूब्यूल्स में किडनीज में डेवलप हुआ होता है. यानी कि प्राइमरीली वो पेशेंट्स जिन पेशेंट्स को रीनल ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होता है सेकेंडरी बेसिस पे इन्हीं पेशेंट्स को जो सिस्टाइटिस डेवलप होता है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सिस्टाइटिस या ट्यूबरक्यूलस सिस्टाइटिस उसको कहा जाता है. जिन पेशेंट्स को ट्यूबरक्यूलस सिस्टाइटिस डेवलप होता है ये मैं क्या करूँ बताओ. कहाँ लगेंगे दोनों में लगेंगे. directly from these genes from होता है. एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्लेमाइडिया ट्राइकोमेट्रिक एंड दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं. ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं. दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं और इनकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्यूट और क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप होता है. बैक्टीरिया के अलावा जो दूसरा ग्रुप एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप करवाता है उसको फंजाई कहते हैं.
दो मुख्तलिफ किस्म के फंजाइज हैं जिनकी वजह से एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप होता है। नंबर वन, कैंडिडा अल्बिकेंस। नंबर टू, क्रिप्टोकोकस। फंजाई इन्फेक्शन उन पेशेंट्स में कॉमनली डेवलप होता है जो इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट होते हैं, जो प्रीवियसली किसी किस्म की कोई भी इम्यूनो सप्रेशन ड्रग ले रहे हों या किसी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड डिजीज के साथ हों, उन पेशेंट्स को फंजाई के इन्फेक्शंस कॉमनली डेवलप होते हैं। वो पेशेंट्स जो प्राइमरीली किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन तक एंटीबायोटिक यूज कर रहे हों, उन पेशेंट्स को भी फंजाई, कैंडिडा अल्बिकेंस एंड क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन कॉमनली डेवलप होता है। फंजाई के अलावा सर्टेन पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप करवाते हैं। पैरासाइट्स में शिस्टोसोमा हेमेटोबियम ये मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्वेशन में आता है, जिसकी वजह से एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप होता है। शिस्टोसोमा हेमेटोबियम की वजह से जो डिजीज डेवलप होती है, उस डिजीज को शिस्टोसोमियासिस कहा जाता है। शिस्टोसोमियासिस मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, नोटेबली इजिप्ट, मिस्र के एरियाज में कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। हमारे एरियाज में एशियन कंट्रीज में भी शिस्टोसोमा हेमेटोबियम के इन्फेक्शन हमें लेबॉर्ट्री में ऑब्जर्व होते हैं। पैरासाइट के बाद सर्टेन वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप करवाते हैं। उनमें जो मोस्ट कॉमन वायरस है जो कि सिस्टाइटिस डेवलप करवाता है, दैट इज एडिनोवायरस। एडिनोवायरस की वजह से एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप होता है। मोस्टली इसका जो फॉर्म यहाँ पे डेवलप होता है, दैट इज हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ये डिफरेंट टाइप के 5 डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉमनली एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस करवाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाइस, पैरासाइट्स एंड वायरसेस। सर्टेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर प्रीवियसली पेशेंट्स में मौजूद हों तो उन पेशेंट्स को कॉमनली एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उनमें नंबर वन, ब्लैडर कैल्कुलाई। वो पेशेंट जिनको जिनमें ब्लैडर में स्टोन डेवलप हुआ होता है, उस स्टोन की वजह से इनके यूरिनरी ब्लैडर में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांसेस इस वजह से ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि एक तो स्टोन की वजह से माइनर ट्रॉमास डेवलप होते हैं। नंबर वन, कैल्कुलाई की वजह से यूरिन ब्लॉक हो जाता है, यूरिन स्ट्रेस हो जाते हैं, और यूरिन इज अ बेस्ट कल्चर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिन के अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। Generally, related calculi is a predisposing factor for acute and chronic cystitis. अगेन वही बात ये यहाँ पे सामने आ गई। दूसरा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन तीन वजह से होती है। नंबर वन, वो पेशेंट्स जिनको यूरिनरी ब्लैडर कैल्कुलाई डेवलप हुआ है। नंबर वन। नंबर टू, वो पेशेंट जिनको जिनको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिनरी कास्ट डेवलप होती है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है यूरिन को। नंबर थ्री, वो पेशेंट्स जिनको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सर्टेन ट्यूमर्स या डेवलपर्स डेवलप होते हैं, उन पेशेंट्स को यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है। यूरिन वहाँ पे स्टेगनेंट रहता है और यूरिन ब्लॉक हो जाता है। दैट्स वाई ब्लॉकेज ऑफ द यूरिन अगेन helpful for growing the different organism in the urinary bladder. So urinary obstruction leads to acute and chronic cystitis. वो पेशेंट जिनको डायबिटीज मेलाइटिस होती है, दे आर प्रोन टू डेवलप एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस
की वजह से बॉडी के अंदर सर्टेन डिफेंसिव मैकेनिज्म कंप्रोमाइज होते हैं। नंबर वन, कौन से डिफेंसिव मैकेनिज्म कंप्रोमाइज होते हैं? नंबर वन, न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्सिस एंड मैक्रोफेजेस कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस जो है वो अल्टर हो जाती है डायबिटीज की वजह से। यहाँ पे इम्यून कंप्रोमाइजेशन डेवलप होती है, नंबर वन। नंबर टू, इन पेशेंट्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथीज डेवलप होती है। न्यूरोपैथीज की वजह से लॉस ऑफ सेंसेशंस डेवलप होता है पेरिफेरल ऑर्गन्स, पेरिफेरल बॉडी के पार्ट्स में, एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर में। अब जब भी न्यूरोपैथी डेवलप होती है, अटोनी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर डेवलप होता है। अटोनी डेवलप होने की वजह से इन पेशेंट्स की यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, accumulate होना शुरू हो जाता है। That's why again accumulated urine leads to increase number of the organism, because stagnant urine, accumulated urine is the best culture for the microorganism. Number four, predisposing factor is instrumentation. जिन पेशेंट्स के सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उन पेशेंट्स की को इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू ब्लडर की तरफ हम उसमें वो मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि माइनर ट्रॉमास डेवलप होते हैं यूरिथ्रा में एज वेल एज यूरिनरी ब्लडर में। नंबर टू, हमारी सर्टेन हॉस्पिटल्स में जो स्टरलाइजेशन का मैकेनिज्म है, स्टरलाइजेशन के जो सिस्टम्स है वो इतने ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से, इंस्ट्रूमेंटेशन की पेशेंट होने की वजह से इन पेशेंट्स में सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। So instrumentation is leads to is prone to develop acute and chronic cystitis. Another predisposing factor is immune deficiency. वो पेशेंट किसी जो के सर्टेन इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस के साथ होते हैं, उन पेशेंट्स को इजीली इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से, इम्यून कंप्रोमाइज होने की वजह से opportunistic infections develop होते हैं, और this is the one of those opportunistic infections. Another predisposing factor is irradiation. वो पेशेंट जो यूज़ करते हैं, जिन पेशेंट्स को किसी प्राइमरी मेलिग्नेंसी की वजह से हमें रेडिएशंस देनी पड़ती हैं क्योंकि रेडिएशन इज वन मोड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द कैंसर्स। सर्टेन कैंसर्स में इरेडिएशंस की जाती है और सर्टेन केसेस में, मेलिग्नेंट केसेस में हमें कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। जिन पेशेंट्स को इरेडिएशन की जाती है उन पेशेंट्स को इरेडिएशन सिस्टाइटिस कहा जाता है। दैट इज द टाइप ऑफ एक्यूट एंड और क्रॉनिक सिस्टाइटिस। इरिडिएशन की वजह से नंबर वन, पेशेंट जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, नंबर वन। नंबर टू, इरिडिएशन की वजह से बॉडी के म्यूकोसल पार्ट में जहाँ पे भी म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स हैं, लंग्स में, इसोफेगस में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, वहाँ पे इरिडिएशन अल्सर्स डेवलप होते हैं। उन अल्सर्स में इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी नॉर्मल कमेंसल्स के होते हैं, एक तो इम्यून डेफिशिएंसी है और दूसरे अल्सर्स हैं, वो इन्वेजिनेट करके सुपरवीन हो जाते हैं और इन पेशेंट्स को यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्लैडर में एक्यूट एंड और क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप करवाते हैं। फीमेल्स, another predisposing factor is the females itself, because anatomically females में, वुमेन्स में जो यूरिथ्रा का की लेंथ है वो शार्टर होती है। शार्टर यूरिथ्रा होने की वजह से, या दूसरा यूरिथ्रल ऑरिफिस जो फीमेल्स में होता है, वो यूरिथ्रल ऑरिफिस बेसिकली बर्ड होता है इन बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। तो that is exposed to normal commensal easily invagination of the organism, they may present into the vaginal cavity or in the cervix। जबकि मेल्स की जो यूरिथ्रा होती है वो
उसका लार्जर लॉन्गर स्पैन होता है। नंबर 2 उसका यूरिथ्रल ऑरिफिस जो है वो अनकवर्ड ऑरिफिस होता है। तो इस वजह से इनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन स्पेसिफिकली एक्यूट और क्रॉनिक सिस्टाइटिस के चांसेस एज कंपेयर टू फीमेल्स के मुकाबले में लेस होते हैं, कम होते हैं। These are the etiological factors of acute and chronic cystitis. Bacteria, fungi, parasites, and viruses, they can cause acute and chronic cystitis, and certain 7 predisposing factors which we have discussed shortly. Now, morphology of the acute and chronic cystitis. बेसिकली जो सिस्टाइटिस की मॉर्फोलॉजी है उसके डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं। उन पैटर्न्स की वजह से मॉर्फोलॉजिकली सिस्टाइटिस को डिफरेंट 5 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो मॉर्फोलॉजिक टाइप्स हैं सिस्टाइटिस से, उनमें एक्यूट सिस्टाइटिस, क्रॉनिक सिस्टाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस जो अगेन एक एक्यूट सिस्टाइटिस का टाइप है, फोलिकुलर सिस्टाइटिस जो कि एक क्रॉनिक सिस्टाइटिस का टाइप है, इजिनोफिलिक सिस्टाइटिस जो भी एक क्रॉनिक सिस्टाइटिस का टाइप है। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होने की वजह से इनको सेपरेटली डिस्कस किया जाता है। वो पेशेंट जो एक्यूट सिस्टाइटिस के साथ होते हैं उनकी जब सिस्टोस्कोपी की जाती है तो उन पेशेंट्स की जो म्यूकोसा है वो हाइपरिमिक म्यूकोसल सरफेस ऑब्जर्वेशन में आती है। यानी कि ग्रास मॉर्फोलॉजिकली अगर हम इन पेशेंट्स को देखें तो हाइपरिमिया नज़र आ जाता है आता है। हाइपरिमिया का मकसद है जो म्यूकोसल सरफेस है उसके अंदर ब्लड वेसल्स की प्रोलिफरेशन हुई है, जिसकी वजह से एक्सेसिव नंबर ऑफ द माइक्रो ब्लड वेसल्स जो हैं वो ऑल ओवर द म्यूकोसा ऑब्जर्वेशन में आती हैं, जिसकी वजह से म्यूकोसा का कलर जो है वो रेडिश इन अपीयरेंस हो जाता है। इस टाइप की कंडीशन के हाइपरिमिक कंडीशन कहा जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ द ब्लड दैट में सर्कुलेट थ्रू दीज माइक्रोवेस्कुलर ब्लड के जो नेटवर्क डेवलप हुआ है उसमें से सर्कुलेट करता है। जब माइक्रोस्कोपिकली हम इन पेशेंट्स की जो स्लाइड्स बनाते हैं तो उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि इन पेशेंट्स का जो म्यूकोसा है उसमें सर्टेन इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, उसके इन्फिल्ट्रेट्स इजीली ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो पेशेंट एक्यूट सिस्टाइटिस के साथ होते हैं उनको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं। एक्यूट जितनी भी कंडीशंस हैं, हमने पहले इन्फ्लेमेशन में लास्ट ईयर पढ़ा था कि एक्यूट जितनी भी कंडीशंस हैं जो प्राइमरी सेल है इम्यून सेल्स वो न्यूट्रोफिल होता है, वो सबसे पहले वो वहाँ पे उसके इन्फिल्ट्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के साथ एक्यूट का वर्ड देखें तो डेफिनेटली वहाँ पे जो न्यूट्रोफिल है उसके इन्फिल्ट्रेट्स वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आएंगे। इन्फेक्शन होने की वजह से इन पेशेंट्स को उस एरियाज के अंदर जिस एरिया में इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, जैसे इन पेशेंट्स को यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, पसी एक्सुडेट्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे हमें पसी एक्सुडेट्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं। 3 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे। ग्रॉसली हाइपरीमिया नजर आएगा, माइक्रोस्कोपिकली न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स एज वेल एज एक्सुडेशन ऑफ द पसी मटेरियल ऑब्जर्वेशन में आएगी। वो पेशेंट जो क्रॉनिक सिस्टाइटिस के साथ होते हैं, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया है, क्रॉनिक। यहाँ पे जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन में जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो यहाँ पे उनके इन्फिल्ट्रेट्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं। क्रॉनिक जो सेल ऑब्जर्व होते हैं जो डेवलप होते हैं, दीज सेल्स और मैक्रोफेजेस जो सेकेंडरी बेसिस पे डेवलप होते हैं, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन डेवलप होता है प्राइमरीली एक्यूट इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है। या वो पेशेंट्स जिनको फ्रॉम डे 1 सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डे 1 क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप हुआ है, फॉर एग्जांपल जिनको ट्यूबरकुलोसिस सिस्टाइटिस डेवलप हुआ है उन पेशेंट्स को भी, या जिनको सेकेंडरी बेसिस पे आफ्टर फ्यू वीक ऑफ द स्पैन क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हुआ है, तो उनके जो सेल्स हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स वो रिप्लेस हो जाते हैं
यानी कि न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स के साथ, जो कि बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं या लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें मैक्रोफेजेस की अबंडेंसी होगी एज वेल एज न्यूट्रोफिल्स की अबंडेंसी होगी। दोनों सेल्स मैक्रोफेजेस एज वेल एज लिम्फोसाइट्स जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में डेवलप होते हैं, इन दोनों को सिंगल न्यूक्लियस होता है। सो इन दोनों सेल्स को कलेक्टिवली हम मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स कहते हैं। यहाँ पे जो सेल्यूलर अपीयरेंस होगी माइक्रोस्कोपिकली दैट इज मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स। अगर आप लिखें आंसर में तो बेहतर है, या अगर आप मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स लिखें तो भी आपका जवाब सही कंसीडर किया जाएगा। Another type is hemorrhagic cystitis। अभी हमने डिस्कस किए थे जो causative organisms, उन causative organisms में वो पेशेंट्स जो एडिनोवायरस के इन्फेक्शन के साथ होते हैं, या वो पेशेंट जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी ट्यूमर ड्रग्स यूज करवाते हैं जिन पेशेंट्स को, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली एक ड्रग होती है जिसको साइक्लोफॉस्फेमाइड कहा जाता है। इन दोनों कंडीशन में वो पेशेंट जो एंटी कैंसर ड्रग साइक्लोफॉस्फेमाइड यूज करते हैं, या वो पेशेंट जिनको एडिनोवायरस का इन्फेक्शन डेवलप हुआ होता है, इन दोनों पेशेंट्स को हेमोरेजिक सिस्टाइटिस डेवलप होता है, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में अल्सर्स डेवलप, हेमोरेजिक अल्सर्स डेवलप होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। बल्कि अगर मैं इस तरीके से मजीद डिफाइन करूं कि साइक्लोफॉस्फेमाइड्स के वो पेशेंट जो साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग यूज करते हैं उनको ऑल ओवर द बॉडी की जितनी भी म्यूकोसा है वहाँ पे अल्सर्स एंड हेमोरेजिक स्पॉट्स डेवलप होते हैं ऑल ओवर द म्यूकोसा में, यानी कि माउथ अल्सर्स डेवलप होंगे, इसोफेजियल अल्सर्स डेवलप होंगे, एज वेल एज इन पेशेंट्स को पूरी गट में, स्टमक में अल्सर्स डेवलप होंगे। इनको हम साइक्लोफॉस्फेमाइड इंड्यूस्ड अल्सर्स कहते हैं, या अगर यूरिनरी ब्लैडर में डेवलप हो जाएं तो अगर हेमोरेज के साथ हैं तो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कहा जाता है। सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट लिम्फोइड सेल्स एज वेल एज लिम्फोइड फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये वो पेशेंट्स होते हैं जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस के साथ होते हैं। जिन पेशेंट्स को लिम्फोइड फॉलिकल्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं उनकी जो डायग्नोसिस है हम इस तरीके से बनाते हैं फॉलिकुलर सिस्टाइटिस। सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सब म्यूकोसा में, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक्यूट सिस्टाइटिस में न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स, क्रॉनिक सिस्टाइटिस में मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स, इजिनोफिलिक सिस्टाइटिस में इजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स जो है वो डेवलप होती है। एक सेल होता है ब्लड में जिसको इजिनोफिल कहा जाता है। इजिनोफिल के इन्फिल्ट्रेट्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं उन कंडीशन में ऑब्जर्वेशन में आते हैं वो पेशेंट्स जिनको प्रीवियसली नॉन स्पेसिफिक सब एक्यूट इन्फ्लेमेशंस डेवलप हुई हो और सेकेंडरी उनको सिस्टाइटिस डेवलप हुआ हो। उन पेशेंट को इजिनोफिल्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं माइक्रोस्कोपिकली। अगर उनकी यूरिनरी ब्लैडर की हम माइक्रो बायोप्सी सिस्टोस्कोपी के थ्रू अक्वायर कर लें तो, या वो पेशेंट जिनको प्रीवियसली सिस्टमिक एलर्जिक डिसऑर्डर्स हों उन पेशेंट्स को भी यूरिनरी ब्लैडर की माइक्रोस्कोपी के पे इजिनोफिल्स इनफिल्ट्रेट्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं। जब भी इजिनोफिल इनफिल्ट्रेट्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं उस कंडीशन को हम इजिनोफिलिक सिस्टाइटिस कहते हैं अगर यूरिनरी ब्लैडर बायोप्सी में डेवलप हुए हों तो। क्लिनिकली एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस के जो पेशेंट हैं इनके ये 3 डिफरेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड डिसयूरिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ द यूरिन वायोड इंक्रीज हो जाते हैं इन पेशेंट्स के, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन इंक्रीज हो जाती है। जो पेशेंट सीवियर इन्फेक्शन के साथ होते हैं यहाँ तक उनको एवरी 15 to 20 मिनट्स के बाद जो है वो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है वॉशरूम में। इसको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कहा जाता है।
जिन पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन होता है वो बेसिकली लोकलाइज्ड पेन होता है, स्पेसिफिकली ब्लैडर रीजन में, या हम इसको सुप्राप्यूबिक रीजन भी कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होता है। और जब हम पेल्पिट करते हैं लोअर एब्डोमेन, इनका स्पेसिफिकली सुप्राप्यूबिक रीजन में दैट इज टेंडर वन। डिसवायोडिंग, जब ये यूरिन पास करते हैं उस वक्त इनको यूरिथ्रा में सीवियर पेन डेवलप होता है, या सर्टेन पेशेंट को सीवियर बर्निंग टाइप ऑफ द पेन डेवलप होता है। जब भी पेशेंट को बर्निंग या पेन इन द यूरिथ्रा डेवलप हो एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द यूरिन, उस कंडीशन को डिसयूरिया कहा जाता है। ये 3 सिम्टम्स अपीयर होते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस के पेशेंट में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड डिसयूरिया। वो पेशेंट जो क्रॉनिक सिस्टाइटिस के साथ होते हैं, देखा ये गया है कि ये पेशेंट्स अगर अनट्रीटेड रहें या निगलेक्ट हों या सही तरीके से एंटीबायोटिक इनको ना प्रोवाइड की जाए या विदाउट कल्चर सेंसिटिविटी इनको एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाए जो कि ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, तो अल्टीमेटली इन पेशेंट का जो इन्फेक्शन जो यूरिनरी ब्लैडर में ये एंटीसीटेट करेगा थ्रू यूरिटर्स एंड इन्वेजिनेट करेगा इनटू द किडनीज, और जो कंडीशन डेवलप होगी उसको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, एंड देन फाइनली जब क्रॉनिक फेज में चली जाती है तो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। वन एंड ओनली प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन इज पाइलोनेफ्राइटिस, जो कि क्रॉनिक सिस्टाइटिस के पेशेंट्स को डेवलप होता है। ये देखा गया है कि एक्यूट या क्रॉनिक सिस्टाइटिस जिन पेशेंट्स को डेवलप होता है, ये बेसिकली एज ए कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, प्राइमरी डिजीज कोई और होती है। फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट्स जो यूरिनरी स्टेसिस के साथ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी स्टेसिस क्यों डेवलप होती है? प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की वजह से। प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज हो गया और उसकी वजह से यूरिथ्रा कंप्रेस हो गई। यूरिथ्रा कंप्रेस होने की वजह से यूरिन सही तरीके से वायर्ड नहीं हो सका और यूरिन का रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इंक्रीज होना शुरू हो गया, ट्राइगोन के अंदर यूरिनरी स्टेसिस डेवलप हो गई। तो जिन पेशेंट को यूरिनरी स्टेसिस डेवलप होती है प्राइमरीली प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की वजह से, इन पेशेंट्स में एक्यूट एंड एज वेल एज क्रॉनिक सिस्टाइटिस कॉमनली डेवलप होता है। यानी कि यहाँ पे एक्यूट और क्रॉनिक सिस्टाइटिस जो है एज ए कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की वजह से। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको सिस्टोसील ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। सिस्टोसील यानी कि सिस्टिक अपीयरेंस डेवलप होती है यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि अगर यूरिथ्रा के सामने आ जाए या यूरिथ्रा को कंप्रेस करना शुरू कर दे, सो उस वजह से फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन की स्टेसिस डेवलप हो जाएगी। और यही स्टेसिस सेम इसी तरीके से जिस तरह प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन की स्टेसिस डेवलप होगी, इन्फेक्शन डेवलप कराएगा, यहाँ पे सिस्टोसील की वजह से भी सेम इसी तरीके से एक्यूट और क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप करवाएंगे। वो पेशेंट्स जिन पेशेंट्स को यूरिनरी ब्लैडर्स में कैल्कुलाई डेवलप होते हैं यानी कि स्टोन्स डेवलप होते हैं, उन डेवलप्ड स्टोन की वजह से अगर साइज में इनलार्ज हैं, ट्राइगोन की एरिया में आ गए और वहाँ पे यूरिथ्रा के ऊपर आ गए, उन्होंने यूरिनरी स्टेसिस करवानी है। दूसरा, जो छोटे यूरिनरी कैल्कुलाई होते हैं जो कि पास होने की कोशिश करते हैं यूरिथ्रा के थ्रू, तो वो सर्टेन टाइम्स उनकी रफ सरफेस होने की वजह से, स्लिपरी न होने की वजह से, वो या ओवल शेप होने की वजह से वो यूरिथ्रा के अंदर लॉज हो जाते हैं और यूरिथ्रल ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर देते हैं। अगेन यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगी, यूरिनरी स्टेसिस होगी और इन पेशेंट्स को एक्यूट और क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप हो जाएगी। एक और उसका दूसरा जो है रीज़न ये है कि वो पेशेंट जो सर्टेन यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर्स के साथ होते हैं, उनकी ट्यूमरस अपीयरेंस या पोलिपॉइड अपीयरेंस जो है यूरिथ्रल ऑरिफिस के सामने आने की वजह से या उसको ब्लॉकेज की वजह से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या यूरिनरी स्टेसिस डेवलप होगी, दैट लीड्स टू सेकेंडरी एक्यूट और क्रॉनिक सिस्टाइटिस। क्लियर हो गया? ये कॉम्प्लिकेशंस हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस के। जिन पेशेंट्स को सेकेंडरी बेसिस पे एक्यूट या क्रॉनिक
सिस्टाइटिस डेवलप होता है, उन पेशेंट्स को हमने डायरेक्टली एक्यूट या क्रोनिक सिस्टाइटिस की ट्रीटमेंट नहीं करनी, आप लोगों ने एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करवानी। उसका जो प्राइमरी काज है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है तो उन पेशेंट की इनिशियली प्रोस्टेक्टोमी हम एडवाइज करनी होगी, या वो पेशेंट जिन पेशेंट्स को सिस्टोसील डेवलप हुई हुई है उन पेशेंट की सर्जिकली सिस्टोसील रिमूव की जाएगी। सेम इसी तरीके से सर्जिकली उनका कैल्कुलाई रिमूव किया जाएगा। अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर की वजह से ट्यूमर रिसेक्ट भी किया जाता है और उसकी कीमोथेरेपी एज वेल एज रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। देन हम सेकेंडरी बेसिस पे इन पेशेंट्स का एक्यूट या क्रोनिक सिस्टाइटिस की ट्रीटमेंट इनिशिएट करेंगे। There are certain 3 different special form of cystitis. वैसे तो ज़्यादा स्पेशल फॉर्म है, सेवरल फॉर्म है सिस्टाइटिस के, लेकिन एमबीबीएस लेवल पे हम आप लोगों को यहाँ पे 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सिस्टाइटिस डिस्कस करते हैं। उनमें नंबर 1 इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, जिसको हम क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी कहते हैं। नंबर 2 मलेकोप्लेकिया एंड नंबर 3 पोलीपॉइड सिस्टाइटिस। वो पेशेंट जिनको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस डेवलप होता है, उन पेशेंट्स को, जो पेशेंट है क्लिनिकली हमारे पास सीवियर सुप्राप्यूबिक पेन के साथ प्रेजेंट होंगे, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एज जो एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस के पेशेंट हैं उनमें इंक्रीज होती है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के पेशेंट्स में भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अर्जेंसी इंक्रीज होगी। पेशेंट को ऐसे महसूस होगा, अर्जेंसी का मकसद ये है कि पेशेंट को ऐसे महसूस होगा कि उनका यूरिन जो है वो अगर उन्होंने पास फौरी तौर पे ना किया तो उनके जो है कपड़े ख़राब हो जाएंगे, वो अपने क्लोथ्स में ही वाइट कर देंगे। तो ये जो पेशेंट होते हैं, अर्जेंसी वाले पेशेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये देखा गया है कि ये फौरी तौर पे रश करते हैं वॉशरूम की तरफ, वहाँ में भाग के जाना पड़ता है, उनको भाग के जाते हैं। हालांकि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन इंक्रीज होने की वजह से उनकी यूरिनरी ब्लैडर में इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता कि उनको इतनी ज़्यादा शदीद अर्जेंसी कराए कि उनको भाग के जाना पड़े, लेकिन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की वजह से वो ऐसा परज्यूम कर लेते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि दे हैव अर्जेंसी, दे मस्ट रश टूवर्ड्स द वॉशरूम। इन पेशेंट को हेमीचूरिया डेवलप होता है। हेमीचूरिया का मकसद है कि यूरिन विथ ब्लड, फ्रैंक ब्लड, फ्रेश ब्लड यूरिन में ऑब्जर्वेशन में आएगा। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उनका यूरिन जो है वो रेड कलर का है, उनको यूरिन में ब्लड आ रहा है। डिसयूरिया यानी कि सेम पेनफुल यूरिन जो है, पेनफुल देयर में भी पेन जो है वो बर्निंग की सूरत में भी महसूस होता है, तो उसको हम डिसयूरिया कहते हैं, ये हमें महसूस होगा। जिन पेशेंट्स को इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस डेवलप होता है, ये बेसिकली कॉमनली फीमेल्स में होता है। मेल्स में इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता, रेयरली डेवलप होता है। कॉमनली फ्रीक्वेंटली फीमेल्स में डेवलप होता है। जो पेशेंट हमारे पास इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के साथ आते हैं उनको हेमीचूरिया होता है। हेमीचूरिया की वजह से इन पेशेंट्स को हम सिस्टोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। जब सिस्टोस्कोपी परफॉर्म की जाती है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के पेशेंट को, ये देखा जाता है ग्रॉसली, अब हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पढ़ें, ग्रॉसली हमें फिशर्स ऑब्जर्वेशन में आती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो फिशर ऑब्जर्वेशन में आती है, ऐसे आपको नजर आएगा जैसे यूरिनरी ब्लैडर की जो म्यूकोसा है उसमें कट थ्रू एक कट सरफेस हो। ऐसे जो म्यूकोसा होगी उसकी इंटीग्रिटी सेंटर से डैमेज होगी, उसको हम फिशर्स कहते हैं। तो ब्लैडर के अंदर फिशर्स डेवलप होंगी और पंक्टेट हेमोरेजेस डेवलप हुए होंगे, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप लोगों ने ग्रेनुलेशन टिश्यू देखा है, जो टिश्यू हीलिंग की तरफ जाता है वहाँ पे ग्रेनुलेशन डेवलप होती है और उस टिश्यू को ग्रेनुलेशन टिश्यू कहा जाता है। ये आपने हीलिंग एंड रिपेयर में पढ़ा होगा, उसकी पिक्चर्स भी देखी होंगी। यहाँ पे जो पंक्टेट हेमोरेजेस के पॉइंट्स होते हैं, ये बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन में आते हैं, ऐसे महसूस होता है कि ये पॉइंट जो है इनके ऊपर ग्रेनुलेशन टिश्यू है, इस वजह से इनको गिलोमेरुलेशन कहा जाता है।
ब्लेडर म्यूकोसा में नजर आते हैं। उस वक्त नजर आते हैं यूजुअली जब ल्यूमिनल डिस्टेंशन होती है, यानी कि जो ल्यूमन होता है ब्लेडर का वो डिस्टेंडेड हो बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, बिकॉज क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, या अगर इन पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गई है इन्फ्लेमेशन की वजह से, दैट मे बी डिस्टेंडेड बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द यूरिन इनसाइड द ब्लेडर। सर्टेन नंबर ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के साथ जो क्रॉनिसिटी में जाते हैं और उनको सर्टेन क्रॉनिक म्यूकोसल अल्सर्स डेवलप हुए होते हैं। इन क्रॉनिक म्यूकोसल अल्सर्स को हुनर अल्सर कहा जाता है। ये लेट फेज में डेवलप होते हैं और ये जो है इनको हम लेट अल्सरेटिव फेज भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिकली इन अल्सर्स को जब हम माइक्रोस्कोप पे विजुअलाइज करते हैं तो हमें इनके यहाँ पे मास सेल्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं। लेट इन द कोर्स जब प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इसी तरीके से रहता है तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है। जब हीलिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है तो हमने हीलिंग एंड रिपेयर में लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस जब बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल तक डैमेज डेवलप होता है वहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप होती है। क्रॉनिसिटी की वजह से यहाँ पे वास्ट डैमेज डेवलप हो जाता है उसकी जो 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 म्यूकोसा है उसमें। तो इस वजह से जब हीलिंग इनिशिएट होती है तो यहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है तो यूरिनरी ब्लैडर की जो कंप्लायंस होती है, जो जो रिकॉइल टेंडेंसी होती है, जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब पेशेंट एक नए कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट होगा। इसको कंट्रैक्टेड ब्लैडर कहते हैं। इस कंडीशन को हम कंट्रैक्टेड ब्लैडर्स कहते हैं। इन पेशेंट के ब्लैडर की साइज रिड्यूस हो जाती है, कंप्लायंस रिड्यूस हो जाती है। सो दैट्स व्हाई ये पेशेंट्स जो हैं हीलिंग के बावजूद, ट्रीटमेंट के बावजूद भी इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज रहती है, बिकॉज क्योंकि इनका जो यूरिन का वॉल्यूम जो कि जमा होना है यूरिन ब्लैडर में, कंप्लायंस ना होने की वजह से, रिकॉइल टेंडेंसी ना होने की वजह से, स्ट्रेचेबिलिटी ना होने की वजह से ये पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली वायर्ड होने की कंप्लेन करेंगे, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। हालांकि जब सिस्टोस्कोपी की जाती है तो वहाँ पे किसी किस्म का कोई इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का साइन नहीं मिलता, लेकिन फाइब्रोसिस के जो एलिमेंट्स हैं, फाइब्रोटिक सेल्स जो हैं वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आते हैं। Another type is मलेकोप्लेकिया। मलेकोप्लेकिया बेसिकली अगेन एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो रूटीन पेशेंट्स में डेवलप होता है बिकॉज ऑफ स्क्रेचिया कोलाई या प्रोटियस स्पीशीज की वजह से, वो एंटीबायोटिक थेरेपी पे रिजॉल्व हो जाता है। एंटीबायोटिक थेरेपी एज वेल एज गुड नर्सिंग केयर के साथ रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जिन पेशेंट्स को मलेकोप्लेकिया डेवलप होता है, ये देखा गया ये वो पेशेंट्स होते हैं जिन पेशेंट्स को प्राइमरीली सर्टेन डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एक डिजीज होती है। इस डिजीज को अक्वायर्ड फेगोसाइटिक डिसफंक्शन कहा जाता है। वो पेशेंट जो अक्वायर्ड फेगोसाइटिक डिसफंक्शंस के साथ होते हैं उनको अगर ई कोलाई, स्क्रेचिया कोलाई या प्रोटियस स्पीशीज की वजह से क्रॉनिक सिस्टाइटिस डेवलप होता है तो वो पेशेंट्स मूव करते हैं टूवर्ड्स द मलेकोप्लेकिया। उसके अलावा सर्टेन दूसरे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, वो पेशेंट जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड ड्रग्स यूज करते हैं, वो पेशेंट्स जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड ड्रग्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जिन पेशेंट्स का को किसी किस्म की कोई मेलिग्नेंसी डेवलप हुई थी जिसकी वजह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग्स यूज करवाई जा रही हैं, या वो पेशेंट जो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है, जिन पेशेंट्स को प्रीवियसली फॉर एग्जांपल रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है, या बॉडी का कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जिसकी वजह से उनको इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स लेनी पड़ी हैं, तो उनकी वजह से ये पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। और इन पेशेंट्स को अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन सिस्टाइटिस डेवलप हो जाए विथ स्क्रेचिया कोलाई या प्रोटियस स्पीशीज, इन पेशेंट्स को मलेकोप्लेकिया डेवलप हो जाता है।
होता क्या है, इन पेशेंट्स का जो मैक्रोफेजेस हैं इम्यूनोसप्रेशन की वजह से या फेगोसाइटिक डिसफंक्शन की वजह से जो मटेरियल ये इंजेस्ट करते हैं अनडाइजेस्टेड ही रहता है। जो भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल सेलुलर डिब्रिस इन्फेक्शन की वजह से जो कि डेवलप होता है, या बैक्टीरियल एंड प्रोडक्ट्स, यूजुअली बैक्टीरियाज को जो इनगल्फ किया जाता है उनकी मेम्ब्रेनस डिब्रस होता है वो, और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स होते हैं वो, ये अनडाइजेस्टेड मैक्रोफेज के अंदर स्टफ होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये पेशेंट हमारे पास क्लिनिकली आते हैं, हम इनकी सिस्टोस्कोपी करते हैं तो ग्रास माइक्रोस्कोपिकली ये पेशेंट जो हैं इनकी जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमें अंदर से सॉफ्ट येलोइश इन कलर, स्लाइटली रेज्ड म्यूकोसल प्लेक, उन म्यूकोसल प्लेक्स जो ऑब्जर्वेशन में आते हैं उनकी साइज 3 to 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है, और उनकी जो अपर सुपरफिशियल सरफेस होती है वो फोमी टाइप की सरफेस महसूस होती है। बेसिकली इस फोमी टाइप की जो सरफेस होती है इसमें मैक्रोफेजेस लॉज होते हैं। ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये फोमी अपीयरेंस देते हैं माइक्रोस्कोपिकली भी। उसकी वजह ये है कि इन मैक्रोफेजेस के अंदर एक तो मल्टी न्यूक्लियर ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये यूनाइट होते हैं, उसकी वजह से एक जॉइंट मैक्रोफेज बनता है, तो मल्टी न्यूक्लिएट मैक्रोफेज बन जाते हैं। एज वेल एज उसके पेरीफ्री में लिम्फोसाइट्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स भी क्रॉनिक इन्फेक्शंस में हमने जैसे कि पढ़ा था कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स के तौर पे वहाँ पे अपीयर होते हैं क्यों एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने के लिए। अब जब हम मैक्रोफेज को अल्ट्रा स्ट्रक्चरली देखते हैं तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म ऑब्जर्वेशन में आता है, वो ग्रेन्यूल्स उसमें ऑब्जर्वेशन में आते हैं। अगेन जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं वो ग्रेन्यूल्स बेसिकली फेगोसोम्स होते हैं एज वेल एज लाइसोसोम्स होते हैं। फेगोसोम्स में ये बेसिकली स्टफ्ड होते हैं विथ पर्टिकुलेट, एंड उसमें मेम्ब्रेनस बैक्टीरियल डिब्रेस, सेल्यूलर डिब्रेस, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स मौजूद होते हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड रहने की वजह से फेगोसोम्स की साइज इंक्रीज हो जाती है। दूसरे लाइसोसोम जो हैं वो उनकी साइज इंक्रीज होती है। वजह यह है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर्ड हैं, या उनमें किसी किस्म की स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, या वो नॉन फंक्शनिंग होने की वजह से उनमें एक्सेसिव अमाउंट जो है लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स की डेवलप होती है, तो लाइसोसोम्स की साइज इंक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से सेकेंडरी बेसिस पे यहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिकली जो कैल्शियम साल्ट्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो लाइसोसोम्स जो हैं वो वाइट गिरटी डिपॉजिट्स की तरह हमें ऑब्जर्वेशन में हमें यहाँ पे आते हैं। इन लाइसोसोम्स को या फेगोसोम्स को जो स्पेसिफिकली मलेकोप्लेकिया में ऑब्जर्वेशन में आते हैं, ये एक इंक्लियन टाइप अपीयरेंस देते हैं माइक्रोस्कोपिकली। इन इंक्लियंस को हम मिकील्स गटमैन बॉडीज कहते हैं, मिकील्स गटमैन बॉडीज। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द मलेकोप्लेकिया। थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन होप यू अंडरस्टैंड। ये देखा गया है कि जो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं या वो पेशेंट जो अक्वायर्ड फेगोसाइटिक डिसफंक्शन के साथ होते हैं, उनको मलेकियोप्लेकिया टाइप की जो लीयंस है ना सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर बल्कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप होते हैं। कहाँ कहाँ पे डेवलप होते हैं इन पेशेंट्स को? ये लीयंस कॉलोन में डेवलप होते हैं, लंग्स में डेवलप होते हैं, बोन्स में, किडनीज, प्रोस्टेट एज वेल एज एपिडाइडमिस में मलेकोप्लेकिया टाइप के लीयंस डेवलप होते हैं। अब मैं आपको इनकी एक ग्रॉस पिक्चर दिखाता हूँ, आप अप्रिशिएट करें, देखें। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी कट सरफेस दिखाई गई है किसी अटॉप पेशेंट की। ये इसकी अपीयरेंस बिल्कुल सॉफ्ट टाइप की, फोमी टाइप की अपीयरेंस पूरी यूरिनरी ब्लैडर वॉल की ऑब्जर्वेशन में आ रही है।
और सेंटर में डिफरेंट एरिया में पेची डिपॉजिट्स हैं, गिरिटी डिपॉजिट्स हैं जो कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से चाकी वाइट अपीयरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस टाइप की जो अपीयरेंस है उसको हम मलेकोप्लेकिया कहते हैं। और आपको ये सेंटर में अगर आप मेरा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, कर्सर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये देयर इज अ डिपॉजिट्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोनाउंस और विजिबल हैं, थोड़ा सा इम्पार्ट का शाइनी इम्प्रेशन दे रहे हैं। these plaques these plaques are the exudated plaques। माइक्रोस्कोपिकली हमें जो स्लाइड होती है मलेकोप्लेकिया की वो इस तरीके से नज़र आ रही है। मेरे कर्सर को आप लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ये जो दिखाया गया है बहुत ही साइज में बड़ा सा, यहाँ पे इतना सा बड़ा, ये बेसिकली मैक्रोफेज है। इस मैक्रोफेज में ये जो पिंकिश टाइप का मटेरियल है दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ द मैक्रोफेज, ठीक है। और ये जो सेंटर में ये एक इंक्लूजन नजर आ रही है दैट इज मिक्किल्स गटमैन बॉडी, जो कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो मैक्रोफेज में मौजूद है, ठीक है। ये सारे मैक्रोफेजेस हैं, दिस वन इज मैक्रोफेज, अगेन मैक्रोफेज, अगेन मैक्रोफेज। ये यहाँ पे चूंकि सबसे बड़ा मैक्रोफेज मुझे ऑब्जर्वेशन में आया था, इस वजह से एरो लगा के यहाँ पे इसको मजीद मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये शो किया है। क्लियर हो गया? ये अकेनली बीच में लिम्फोसाइट्स भी ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं, छोटे छोटे लिम्फोसाइट्स हैं ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म के साथ, ये लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट है। जो तीसरी कंडीशन होती है स्पेशल केसेस ऑफ सिस्टाइटिस में, दैट इज पोलीपॉइड सिस्टाइटिस। बेसिकली जो पोलीपॉइड सिस्टाइटिस है ये उन पेशेंट्स को डेवलप होता है जो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस के साथ या इरिटेशन सिस्टाइटिस के साथ होते हैं। यानी कि वो पेशेंट्स जिनको प्रीवियसली किसी मेलिग्नेंसी की वजह से रेडिएशन प्रोवाइड की गई है, या वो बेड रिटन पेशेंट जिनको इंडोलिंग कैथेटर्स हैं, जो बेड रिटन पेशेंट होते हैं जो मूव नहीं कर पाते, जिनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है, उनको जो है सिलिकॉन कैथेटर्स डाले जाते हैं। ये कैथेटर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक यूरिथ्रा में एज वेल एज उनका जो बलून है यूरिनरी ब्लैडर में, ये हम उसको क्लिनिकली रख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिन पेशेंट को प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक फॉर मंथ्स अप टू 3 मंथ्स तक ये कैथेटर रखे जाते हैं, इन पेशेंट्स को ये लीयंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को जिसको हम पोलीपॉइड सिस्टाइटिस कहते हैं वो डेवलप हो जाती है। दूसरा, क्योंकि ये पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इरेडिएशन सिस्टाइटिस वाले, एज वेल एज बेड रिटन पेशेंट जिनको एंडोलिंग कैथेटर्स, सिलिकॉन कैथेटर्स फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस तक मौजूद हैं इनके यूरिनरी ब्लैडर में, तो उन पेशेंट्स को सेकेंडरी बेसिस पे सर्टेन डिफरेंट इंजीरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बॉडी का एक नॉर्मल कमेंसल सिस्टम है, नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिस्टम है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में हर वक्त मौजूद रहते हैं और बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये डोमिनेंट हो जाते हैं और इनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अल्टीमेटली इन पेशेंट्स को जो इरिटेशन सिस्टाइटिस के साथ होते हैं, या वो पेशेंट जो एंडोलिंग कैथेटर के साथ बेड रिडन पेशेंट होते हैं, इनको पोलीपॉइड सिस्टाइटिस डेवलप हो जाता है। ग्रासली ये देखा गया है जब उनकी सिस्टोस्कोपी की जाती है तो इन पेशेंट्स को पोलीपॉइड प्रोजेक्शन, पोलीपॉइड टाइप ऑफ छोटे छोटे जो हैं वो एलिवेटेड लियंस डेवलप होते हैं, पोलिप टाइप के लियंस डेवलप होते हैं। और साथ में इन सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से इनको मार्ड म्यूकोसल एडिमा डेवलप होती है। यहाँ पे हम जिन पेशेंट्स को पोलीपॉइड प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं, यहाँ पे अगेन एक कन्फ्यूजन डेवलप होता है। देखा यह जाता है कि हो सकता है इस पेशेंट को मे बी सेकेंडरी पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा डेवलप हो गई हो। फिर क्लिनिकली
एज वेल एज हिस्टोलॉजिकली इनको हम इवॉल्यूएट करते हैं कि इन पेशेंट्स को जो पोलीपॉइड प्रोजेक्शन है ये जस्ट हाइपरट्रोफाइड पोलीपॉइड प्रोजेक्शन है या मैलिग्नेंट पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा है। अब इसकी जो मैलिग्नेंट चेंजेस क्या क्या आती हैं ये हम पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा में इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। Any question regarding acute and chronic cystitis? अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप चैट में आ जाएं और मुझसे इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ये एक स्टूडेंट है अली एजाज, इसने एक क्वेश्चन पूछा है मिकील्स गटमैन बॉडीज क्या हैं। मिकील्स गटमैन बॉडीज जो हैं बेसिकली जो पेशेंट मलेकोपिलेकिया के साथ होते हैं, ये मलेकोपिलेकिया इनको इस वजह से डेवलप होता है कि इन पेशेंट्स को जो डिजीज होती है, जो प्राइमरी डिजीज होती है वो अक्वायर्ड फेकोसाइटिक डिसफंक्शन होता है। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं डैमेज, जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिब्रिस होते हैं उनके सेल्स, उनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, एज वेल एज जो इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस इंगल्फ करते हैं। फेगोसाइटिक डिसफंक्शन होने की वजह से इंगल्फ मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो मैक्रोफेज के अंदर मौजूद फेगोसोम्स में परसिस्ट रहता है। ये जो परसिस्ट रहने की वजह से जो एक इंक्लियन बॉडी टाइप की अपीयरेंस प्रोड्यूस होती है, इसको मिकील्स गटमैन बॉडीज कहा जाता है। ये मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से नज़र आती हैं। ये एक फोटो माइक्रोग्राफ है जो कि मलेकोपिलेकिया का पेशेंट की बायोप्सी, सिस्टोस्कोपिक बायोप्सी ली गई है, उससे लिया गया है, आपकी बुक में भी मौजूद है। यहाँ पे ये एक मैक्रोफेज दिखाया गया है बड़ा सा, अगर आप मेरे कर्सर को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इसको नोट करें, ये पूरा यहाँ तक ये बेसिकली मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज के न्यूक्लियस को आप लोगों ने पहले भी कई दफ़ा देखा हुआ है, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, ये बेसिकली एक राउंडेड हार्डिश मटेरियल नज़र आ रहा है, ब्लैकिश, जो कि सराउंड करता है वाइटिश मटेरियल के साथ। ये बेसिकली ये एक इंक्लियन बॉडी है, फेगोसोम है, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड बैक्टीरियल, सेल्यूलर एंड एक्सीडेटिव मटेरियल मौजूद है, जो कि डाइजेस्ट न होने की वजह से एक इंक्लियन बॉडी की अपीयरेंस दे रहा है, जिसको मिकील्स गटमैन बॉडी कहा जा रहा है। अली एजाज, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई और स्टूडेंट जिसको एक्यूट एंड क्रॉनिक सिस्टाइटिस में कोई बात समझ ना आई हो? होपफुली मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को ये समझाया है। ओके, ये आयशा का भी मैसेज आ गया है। नो क्वेश्चन, थैंक यू, थैंक यू। Any other student?
ठीक है। बस ठीक है। अच्छा बता क्या है? नहीं मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा कौन सा ये वाला मेरे में मैंने एक हेडफोन में लेके आता था शुरू में जो इससे पहले जो मेरा कंप्लीट हुआ है ना उसमें कंप्लेन नहीं थी। फिर बाद में 2 लेक्चर में उन्होंने कहा कि ये हेडफोन सही आवाज़ नहीं होता। फिर जब हेडफोन खत्म किया निकाला उसमें सही आ रहा था लेकिन अब फिर सेम कंप्लेन सही आ रही